हेलो बच्चों, हमने स्टडी किया था मोनेरा किंगडम के अंदर बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अंदर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है वो हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है इस चैप्टर के अंदर, तो मैं एक एक पॉइंट को आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करके और डिटेल से बता रहा हूं ताकि उसके बारे में या उस बिंदु, उस पॉइंट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टैक्सोनॉमी वो यूनिट है जिसमें से 10 से 15 क्वेश्चन, मिनिमम 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके 90 में से नीट में आ जाते हैं। तो ये आपकी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है 11th की, है ना। और इसको आप बिल्कुल डिटेल से और बिल्कुल स्लोली और इजी वे में जितने एग्जाम्पल बताता हूं वो सारे के सारे याद करते हुए तैयार करेंगे, ठीक है ना। बार बार कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होने के साथ में इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है। इसको याद रखना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि याद रखने के लिए इसको बार बार रीड करें, और पहले आपको नोट्स पढ़ने हैं और उसके बाद में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। और एनसीईआरटी की कोई लाइन, कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे डाउट भेजिए, आप उसका कंक्लूजन मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्की बैक्टीरिया। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आर्की जीवाणु के बारे में या आर्की बैक्टीरिया के बारे में। देखें सबसे पहली चीज कि आर्की बैक्टीरिया, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। आर्की वर्ड कहीं पर भी आ जाए तो आप ध्यान रखें कि आर्की वर्ड रिप्रेजेंट करता है प्रिमिटिव, प्राचीन, पुराने, है ना। तो ध्यान में रखें कि आर्की बैक्टीरिया या आर्की जीवाणु जो है ये सबसे प्राचीनतम जीवाणु है, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया। एंशिएंट बैक्टीरिया का मतलब होता है प्राचीनतम जीवाणु, सबसे पुराने हैं। प्रिमिटिव की बात करें तो प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी इनको अपन कह सकते हैं, एक ही बात है। चाहे आप कह दीजिए ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया, चाहे आप कह दीजिए ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव बैक्टीरिया। अब देखिए प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहने के पीछे यहां पर क्या पॉइंट है। ये जो बिंदु है ये इवोल्यूशन से रिलेटेड है। क्यों? समझना इस बात को। आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, सबसे प्राचीन। तो यानी अगर अर्थ पर लाइफ के ओरिजिन के टाइम पर अगर कोई ऑर्गेनिज्म पहले डेवलप हुए हैं तो वो जरूर कौन से होंगे? आर्की बैक्टीरिया। यानी पृथ्वी पर जीवन के उद्भव के दौरान बनने वाले प्रथम जो जीव हैं या सबसे प्राचीन जीव जो आज तक उपस्थित है। इससे पहले हो सकता है बहुत सारे और भी जीव बने लेकिन वो पृथ्वी पर उपस्थित नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर सबसे प्राचीनतम या सबसे पहले विकसित होने वाले जीव कौन से हैं? तो आर्की बैक्टीरिया, जो कि आज भी जीवित अवस्था में पृथ्वी पर उपस्थित हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ऐसे प्राचीनतम जीवाणु जो आज भी उपस्थित हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल का मतलब क्या होता है? प्राचीनतम सजीव या जीवित जीवाश्म। प्राचीन, या फिर हम कह सकते हैं सबसे पुराने जीवित जीवाश्म हम आर्की बैक्टीरिया को कह सकते हैं। आपको इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया तो होगा कि जब पृथ्वी का विकास हुआ तो पृथ्वी आग का गोला थी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। धीरे धीरे लाखों वर्षों में, करोड़ों वर्षों में पृथ्वी के तापमान में गिरावट आई, और जैसे जैसे पृथ्वी के तापमान में गिरावट आई, पृथ्वी पर कुछ अकार्बनिक तत्वों के मिलन से कुछ सरल प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ। उन सरल कार्बनिक पदार्थों से कुछ जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ, और उन जटिल कार्बनिक पदार्थों के आपस में मिलने से संभवतः प्रथम प्रोकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा या इवोल्यूशन हुआ होगा।
और उस प्रथम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अगर बात करें तो उस प्रथम प्रोकैरियोटिक सेल से संबंध रखते हैं आपके आर्की बैक्टीरिया, इसीलिए हम उनको कहते हैं प्राचीनतम या सबसे पुराने जीवित जीवाश्म। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है यहां पर कि चूंकि उस समय का जो वातावरण था वो अपचायक वातावरण था, यानी ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में उपस्थित नहीं थी। इट मीन्स आप कह सकते हो कि जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो ऑक्सीकारी जीव नहीं है, वे एरोब्स नहीं है, बल्कि वे कैसे होते हैं, एनएरोब्स। तो यहां पर ध्यान में रखें कि अधिकांश जो आर्की बैक्टीरिया जो प्रिमिटिव हैं, जो सबसे पुराने हैं, वो कैसे, ऑब्लिगेट एनएरोब्स। ऑब्लिगेट एनएरोब्स का मतलब अविकल्पी अनऑक्सीजीव, यानी ये केवल और केवल ऑक्सीजन के अभाव वाले हैबिटाट के अंदर ही मिलेंगे। ये केवल एनएरोबिक कंडीशन में ही सरवाइव करने की कैपेसिटी रखते हैं, इसीलिए हमने इनको कहा ऑब्लिगेट एनएरोब्स। और ये कंसेप्ट मैं आपको पहले समझा चुका हूं, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट वाला। तो ध्यान में रखें अविकल्पी अनऑक्सीजीव, यानी इनके पास में एनएरोबिक कंडीशन में सरवाइव करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये सरवाइव नहीं करते हैं। तो मैक्सिमम, अधिकांश, मोस्ट ऑफ आर्की बैक्टीरिया जो है वो कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट एनएरोब्स। इसके बाद यहीं पर मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि आर्की बैक्टीरिया जो है कुछ विशिष्ट वास स्थल, कुछ विशिष्ट आवास, जैसे गर्म जल के जल स्रोत, काफी ज्यादा लवणीय दशाएं, ऐसे वातावरण में जहां कोई अन्य जीव भी सरवाइव नहीं कर सकता, वहां आपको आर्की बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। तो इसके पीछे भी एवोल्यूशन वाला ही पॉइंट आ जाता है, क्योंकि उस दौरान पृथ्वी का तापमान जो है वो ज्यादा था, 100 डिग्री समथिंग या उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो उस उच्च ताप वाली अवस्था में भी अगर कोई जीव विकसित हुए तो वो आर्की बैक्टीरिया विकसित हुए। इसीलिए तो हम कहते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। हम यहां पर बात करेंगे अभी थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल का मतलब जो गर्म जल के जल स्रोतों में पाए जाते हैं, जहां टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी ज्यादा होता है, उस वातावरण में भी ये जीवाणु आर्की बैक्टीरिया जो है वो इजी वे में सरवाइव करते हैं। तो उसके पीछे रीजन है इनका जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, इनकी जो विकासात्मक इतिहास है वो कुछ इस प्रकार का है कि इनिशियली जब पृथ्वी पर जीवन का उद्भव चल रहा था उस समय तापमान बहुत ज्यादा था, और उस दौरान विकसित होने वाले जो प्रथम जीव थे वो कुछ आर्की बैक्टीरिया सम ही थे। ठीक है ना। अब यहां पर देखें कि इनके बॉडी स्ट्रक्चर या इनके सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम आर्की बैक्टीरिया की बात करें। आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल, कोशिका भित्ति, जो आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वो किस प्रकार की, तो ध्यान में रखें कि जनरली अगर यू बैक्टीरिया से कंपेयर करेंगे तो आप पहले ध्यान में रखें यू बैक्टीरिया की तरह पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता। इट मींस यू बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जबकि जो आर्की बैक्टीरिया है उनकी स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। और स्यूडोम्यूरिन क्या है, एक जटिल पॉलीसैकेराइड व जटिल पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है, स्यूडोम्यूरिन का बना होता है। सबसे पहले इस तरीके के जो हैबिटाट हैं, जैसे लवणीय दशाएं हो गई, जैसे तापमान बहुत ज्यादा हो गया, इस प्रकार की दशाओं में भी ये जीवाणु अगर सरवाइव कर रहे हैं तो इसके पीछे दो बड़े रीजन है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एक है इसका सेल वॉल का कंपोजिशन और दूसरा इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ब्रांच्ड लिपिड प्रेजेंट होता है उसकी उपस्थिति। ठीक है ना। तो सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, स्यूडोम्यूरिन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, स्यूडोम्यूरिन। और स्यूडोम्यूरिन है क्या, तो आप बता सकते हैं एक प्रकार का जटिल पॉलीसैकेराइड व जटिल पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ। जबकि यू बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई है। ठीक है। उसके बाद में देखें हम बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की। आर्की बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सामान्यतः हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में भी सेल यूनिट ऑफ लाइफ जो है उसमें उस चैप्टर के अंदर हम कंपेयर करेंगे और वहां पर ये पॉइंट या इनमें से कुछ बिंदु फर्दर रिपीट होने वाले हैं।
कि यूकेरियोट की जो कोशिका झिल्ली है वो एक यूनिट मेम्ब्रेन की तरह उपस्थित होती है, यानी पूरी कोशिका झिल्ली जो है वो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, एक यूनिट मेम्ब्रेन की तरह प्रेजेंट होती है। तो देखें कि यहां की जो सेल मेम्ब्रेन है, जो आर्कीबैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, उनमें यूनिट मेम्ब्रेन का अभाव होता है। यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब इकाई झिल्ली, और इकाई झिल्ली का मतलब कि पूरी की पूरी जो झिल्ली है वो एक फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर और बीच में कुछ प्रोटीन्स की प्रेजेंस से बनी हुई होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके का यहां पर कोई स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलता। जबकि अगर मैं बात करूं यूनिट मेम्ब्रेन, तो यूनिट मेम्ब्रेन आपकी किसमें, आपकी यू बैक्टीरिया में प्रेजेंट मिलेगी। अब ये जो छोटे छोटे से पॉइंट है ना, यही आपको कंफ्यूज करते हैं। मोनेरा किंगडम के अधिकांश जीवों के अंदर यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। वो अधिकांश जीव कौन से हैं? यू बैक्टीरिया। कुछ जीवों में यूनिट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, वो कौन से हैं? आपके आर्की बैक्टीरिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना, यूनिट मेम्ब्रेन यहां पर जो है इनमें एब्सेंट होती है, लेकिन यू बैक्टीरिया में उपस्थित होती है। दूसरा देखें कि सेल मेम्ब्रेन का जो अगर कंपोजिशन देखा जाए तो कंपोजिशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और सेल वॉल की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ही हम यहां पर जो है, इसकी जटिलता की वजह से ही हम क्या बताते हैं कि ये कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सर्वाइव करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन जटिल, अत्यधिक जटिल होती है। क्यों होती है जटिल? बिकॉज ऑफ इनके अंदर शाखित वसा या ब्रांच्ड लिपिड उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? ब्रांच्ड लिपिड उपस्थित होता है। क्लियर? ये तो नॉर्मल सी बात है जो आप अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब आ जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ये जो पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चंस में कभी कभार ये पूछ भी लिया जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि जो आर्की बैक्टीरिया है वो दूसरे प्रोकैरियोट से, दूसरे प्रोकैरियोट का मतलब हो गया यहाँ पर यू बैक्टीरिया हो गया, यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, यहाँ पर माइकोप्लाज्मा हो गई, इन सब से कैसे अलग है? तो आपको ध्यान में रखना है किसके आधार पर? 16S RNA के आधार पर। और आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, याद है? 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन के अंदर कार्ल वूज ने इन 5 जगतों को 3 डोमेन में या 6 जगत में क्लासिफाइड किया। उन्होंने मोनेरा किंगडम के आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को अलग किया, और उनका आधार क्या था? तो उनका आधार था 16S RNA। इसी बिंदु के आधार पर कार्ल वूज ने आर्की बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया से क्या किया है? अलग किया। तो ध्यान में रखिए 16S RNA में न्यूक्लियोटाइड क्रम जो है, न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है इसमें, वो अन्य प्रोकैरियोट से क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, अच्छी बात है। बट मुझे आप इतना सा बता दीजिए कि ये जो 16S RNA है ये कहां पाया जाता है भैया? किस में होता है 16S RNA? आज से पहले कभी सुना है आपने? बिल्कुल सुना होगा, मैंने ही बताया हुआ है ना। 16S RNA कहां प्रेजेंट होता है? तो आप ध्यान रखें कि आपका जो 70S राइबोसोम है, इस 70S राइबोसोम को आप 2 सब यूनिट में डिवाइड करते हैं। एक होता है 50S और एक होता है 30S। 50S के अंदर जो आपके RNA है वो कौन कौन से RNA पाए जाते हैं? तो इसमें आपको पता है, इसमें होता है आपका 23S RNA, एक होता है आपका 5S RNA, और आपका जो 30S है, इस 30S में उपस्थित होता है आपका ये 16S RNA।
और डिटेल बताऊं आपको तो 16S आरआरएनए किसके साथ में बाइंड अप होता है? तो जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, जब अनुवादन की प्रक्रिया होती है, तो अनुवादन की प्रक्रिया में आप बताते हो ये मैसेंजर आरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम और इसके साथ में सबसे पहले राइबोसोम की छोटी उप इकाई आकर जुड़ती है यानी 30S। तो क्या राइबोसोम की उप इकाई आकर जुड़ती है? नहीं, बल्कि इस 30S के अंदर कौन सा 16S आरआरएनए उपस्थित होता है और इस आरआरएनए में कोई कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा जो इस मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस के साथ में उसका अटैचमेंट हो जाएगा। तो ध्यान में रखें 16S आरएनए जो है वो कहीं प्रोटीन सिंथेसिस में भी क्या करता है? पार्टिसिपेशन करता है, जो स्मॉल सब यूनिट है उसको मैसेंजर आरएनए से बाइंड अप करने का काम करता है। फर्दर हम इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा आपके दिमाग में हो तो ये चीजें इजी हो जाती हैं कि भाई 16S आरएनए, हाँ सर ने पहले भी कहीं बताया हुआ है कि हाँ ऐसा कोई ना कोई फंक्शन होता जरूर है भाई, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान में रखेंगे। तो इनका जो 16S आरआरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम है वो दूसरे प्रोकैरियोट से क्या होता है? अलग होता है, ठीक है। अब देखें ये आर्की बैक्टीरिया में निम्न को सम्मिलित किया जाता है, यानी आर्की बैक्टीरिया में कौन कौन से टाइप के बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि आर्की बैक्टीरिया में कुछ विशिष्ट प्रकार के या प्रतिकूल आवास में रहने वाले जीवाणुओं को सम्मिलित किया जाता है, जिनमें मिथेनोजन आ जाते हैं, हेलोफिल्स आ जाते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स आ जाते हैं और बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स को भी सम्मिलित किया जाता है ना। मिथेनोजन, मिथेन गैस प्रोड्यूस करने वाले जो बैक्टीरिया है वो मिथेनोजन। हेलोफिल्स, हेलो वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? मीनिंग के अंदर आप लिख सकते हैं हेलो वर्ड जो है वो सॉल्टेन या सैलाइन कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, लवणीय वातावरण को रिप्रेजेंट करता है। तो हेलो कहीं पर भी आ जाए ना, ध्यान में रखिए। जैसे हेलोफिल्स हो गया, हम बात करते हैं ना हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स का मतलब लवणीय मृदा में पाए जाने वाले पादप। फाइट्स वर्ड किसके लिए आता है? पादपों के लिए आता है ना। अपने याद हो तो आपको पता है फाइटोलॉजी अपने स्टडी किया था, बोटनी को क्या कहते हैं? फाइटोलॉजी। तो फाइट्स वर्ड किसके लिए होता है? पादपों के लिए होता है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर हेलोफिल्स तो ये तो बैक्टीरिया हो गए, लेकिन हेलोफाइट्स बात करूं तो वो लवणीय पादप हो गए, यानी लवणीय मृदा में पाए जाने वाले पादप। कौन से होते हैं आपको पता है? राइजोफोरा पादप, जिनमें न्यूमेटोफोर के रूप में बाहर की तरफ क्या निकलती हैं? जड़ें निकलती हैं श्वसन के लिए, है ना। तो वो कुछ उनकी बात अपन बाद में करेंगे। देन आ जाता है थर्मोएसिडोफिल। थर्मोएसिडोफिल का मतलब उच्च अम्लीय और उच्च ताप वाले वातावरण में रहने वाले जो जीवाणु हैं उनको हम थर्मोएसिडोफिल्स में। और बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स जो उच्च दाब के अंदर, बैरोमीटर, बैरोमीटर किसके लिए होता है? बैरोमीटर जो है वो दाब मापी होता है, दाब मापने वाला यंत्र होता है। तो यहां पर ध्यान में रखें बैरोफिलिक का मतलब जो उच्च दाब के अंदर सर्वाइव करते हैं, ऐसे प्रोकैरियोट्स को बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो चलिए हम इन चारों की बात कर लेते हैं। यहां पर पहला आ जाता है आपका मिथेनोजन। देखिए मिथेनोजन को मैंने यहां पर दो पार्ट में तोड़ दिया। मिथेनो का मतलब हो गया आपका मिथेन गैस, सीधी सी बात है, मिथेन गैस CH4, ठीक है ना, CH4, ये मिथेन गैस हो गई। और जैन का मतलब होता है जेनेसिस, और जेनेसिस का मतलब होता है यहां पर प्रोडक्शन या फॉर्मेशन या सिंथेसिस या निर्माण, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो मिथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, उन सारे जीवाणुओं को, उन सारे बैक्टीरिया को हम किस में इंक्लूड करेंगे? मिथेनोजन के अंदर। यानी मिथेनोजन इज नॉट अ सिंगल बैक्टीरिया विच इज अ कैटेगरी। मिथेनोजन क्या है? एक कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आएंगे। देखें सबसे पहला एक एग्जांपल है आपका रूमेनोकोकस। अब देखो दो चीजें हो गई आपके वर्ड में ही आंसर हो गया आपका। कोकस का मतलब आपको पता है गोलाकार जीवाणु होते हैं, शेप के आधार पर हमने स्टडी किया है। रूमेनो का मतलब यहां पर है जो मवेशी होते हैं, उन मवेशियों का जो आमाशय है, उन आमाशय का एक भाग होता है रूमेन। मवेशियों के आमाशय का एक भाग होता है रूमेन। तो यानी क्या हुआ कि मवेशियों के रूमेन में पाए जाने वाले गोलाकार जीवाणु क्या कहलाएंगे? रूमेनोकोकस कहलाएंगे। तो मैंने उनको सीधा सा यहां पर लिख दिया रूमिनेंट की आंत्र में। रूमिनेंट का मतलब जिनके अंदर रूमेन प्रेजेंट होता है। रूमेन किस में प्रेजेंट होता है? ग्राइजिंग एनिमल।
जो चारण पशु हैं उनके अंदर, जो घास चरते हैं उनके अंदर, है ना। तो यहां पर मैंने लिख दिया रुमिनेंट के आंत्र में पाए जाने वाले जो गोलाकार जीवाणु होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रोमेनोकोकस। क्या करते हैं, तो ये भी वही काम क्या करेंगे, ये जो आपके कार्बनिक पदार्थ यानी सेलुलोज वगैरह है उसका पाचन करेंगे और पाचन करके और मीथेन गैस का प्रोडक्शन करने का काम करेंगे। इसी प्रकार से देखिए कुछ जीवाणु जो हैं वो दलदली भूमि में पाए जाते हैं और दलदल की कार्बन डाइऑक्साइड को वो मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। दलदल की कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीथेन में। और इसी के सिमिलर काम करने वाले की जो आपका काउडंक होता है ना, काउडंक, काउडंक का मतलब गोबर या मवेशियों का मल आप कह सकते हैं। गोबर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, गोबर में कुछ अपचित सेलुलोज की मात्रा रह जाती है और इस अपचित सेलुलोज को उनके द्वारा किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मीथेन में परिवर्तित कर दिया जाता है। केवल प्योरली मीथेन नहीं मिलती बल्कि इसके साथ में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और भी दूसरी गैसें मिलती हैं जिनको आप सम्मिलित रूप से गोबर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, गोबर गैस। तो ध्यान में रखें कि गोबर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ यानी सेलुलोज को मीथेन में परिवर्तित किया जाता है। कौन सी प्रोसेस है, फर्मेंटेशन प्रोसेस, यानी ये कौन सी प्रक्रिया, किण्वन प्रक्रिया। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आर्की बैक्टीरिया जो है वो अधिकांशतः कैसे होते हैं, अविकल्पी अनॉक्सीजीव होते हैं, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सर्वाइव करते हैं। तो ये अनॉक्सी प्रकार के होते हैं तो ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन से ये मीथेन गैस का प्रोडक्शन करने वाला है। दूसरा कि गोबर से हम मीथेन का प्रोडक्शन किस में करते हैं, तो गोबर गैस संयंत्र 12th के 10वें चैप्टर में हम इसको डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। लेकिन यहां पर बात आ गई मीथेन की, गोबर गैस की, तो मैंने यहां पर बता दिया गोबर गैस संयंत्र। दलदल की कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में परिवर्तित करने वाले और यहां पर ध्यान में रखें कि जो गोबर गैस है वो बनाने वाले बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। तो एग्जांपल आप ध्यान में रखेंगे, एक होता है मिथेनोबैक्टीरियम, एक होता है मिथेनोकोकस और एक होता है मिथेनोमाइक्रोबियम। ये तीनों के तीनों बैक्टीरिया आपके दलदल की कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदलने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है और गोबर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को यानी सेलुलोज को मीथेन में परिवर्तित, दोनों कार्यों के लिए ये कॉमन एग्जाम्पल है, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस और मिथेनोमाइक्रोबियम। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड कैटेगरी आपकी कौन सी, हेलोफिल्स की। सेकंड आ जाता है आपका हेलोफिल्स। तो देखें हेलोफिल्स को भी अपन डिवाइड कर देते हैं। यहां पर एक आ जाता है आपका वर्ड हेलो। हेलो का मतलब होता है, मैं पहले बता चुका हूं आपको, सलाइन एनवायरमेंट यानी लवणीय दशाएं, ठीक है ना। और ये जो फिल्स वर्ड है, फिल्स वर्ड का मतलब होता है लविंग, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सलाइन एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं या सलाइन एनवायरनमेंट को लाइक करते हैं उनको अपन बोलते हैं हेलोफिल। तो सीधा सा आ गया प्रेजेंट इन हाईली सलाइन एरिया, है ना, उच्च लवणीय क्षेत्र कह दें या उच्च लवणीय दशाएं कह दें, उनके अंदर जो जीवाणु पाए जाते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज लेते हैं हेलोफिल्स। और हेलोफिल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, पर्पल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, पर्पल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और इस मेम्ब्रेन में बैक्टीरियो रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इस मेम्ब्रेन के अंदर बैक्टीरियो रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो हाई इंटेंसिटी की लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो देखें यहां पर कि एक छोटा सा डिफरेंस, एक छोटा सा पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है। ये हमने यहां पर बात की, ये एक हेलोफिल्स है ना, ये आपका क्या है, एक हेलोफिल बैक्टीरिया है, ये आपका हेलोफिल बैक्टीरिया है, ठीक है ना। क्या हो रहा है इसमें, ध्यान से समझना, इसकी थ्योरी नहीं, इसका कंसेप्ट यहीं पर समझना, थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूं कि इनके द्वारा हाई इंटेंसिटी की लाइट को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। उच्च आवृत्ति की, उच्च तरंगदैर्घ्य की लाइट को क्या किया जाता है, इनके द्वारा अवशोषित किया जाता है। और उच्च तरंगदैर्घ्य की लाइट को अवशोषित करके सीधा किसका निर्माण हो जाता है, एटीपी का निर्माण हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्या, उच्च तरंगदैर्घ्य की लाइट को इन्होंने क्या किया,
अवशोषित किया और इन्होंने सीधा एटीपी बना लिया। और इस एटीपी का उपयोग उन्होंने किस में कर लिया? मेटाबॉलिज्म में, यानी उनके उपापचय में कर लिया। क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता किस में होती है? उपापचय में आवश्यकता होती है। तो उपापचय के लिए इन्होंने सीधा एटीपी, यानी कहने का मतलब यहां पर किसी कार्बनिक पदार्थ का निर्माण नहीं होता। आप कह सकते हैं भोजन या फिर कार्बनिक पदार्थ का निर्माण, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण इनके अंदर नहीं होता है। कि जनरल एक नॉर्मल मैकेनिज्म मैंने यहां पर बताई है कि यू बैक्टीरिया के अंदर और प्लांट के अंदर आपको ये मैकेनिज्म देखने को मिलेगी। यू बैक्टीरिया में जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई आपकी, वो यू बैक्टीरिया में आएगी, तो उसके लिए भी कह सकते हैं। और कुछ जो आपके प्लांट्स हैं मैक्सिमम सारे के सारे, उनके अंदर भी कि पादप क्या करते हैं, और बीजीए जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलरी शैवाल साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके उन्होंने फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन का निर्माण, यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया। इस कार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण से वो क्या बनाएंगे? एटीपी बनाएंगे। और उस एटीपी का उपयोग किसमें किया जाएगा? मेटाबॉलिज्म के अंदर किया जाएगा। जबकि यहां पर क्या चेंज मिल रहा है आपको? यहां पर देखिए एक इंटरमीडिएट स्टेज आपकी जो कार्बोहाइड्रेट है वो हाई नहीं, हाई लाइट इंटेंसिटी आई, उससे सीधे उन्होंने एटीपी जनरेट कर लिया। और एटीपी जनरेट करने के बाद उसका यूज किसमें? मेटाबॉलिज्म में कर लिया। यानी यहां पर कार्बनिक पदार्थ का निर्माण, भोजन का निर्माण नहीं होता है। जबकि यू बैक्टीरिया और प्लांट की बात करें तो उनमें लाइट्स को एब्जॉर्ब कर वो पहले कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद में वो एटीपी बनाएंगे। और एटीपी बनाकर और उसका यूज किसमें करेंगे? मेटाबॉलिज्म के अंदर करेंगे। तो इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। किसके बारे में? हैलोफिल्स के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है थर्मो एसिडोफिल्स। तो वही हो गया आपका थर्मो वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? तो भैया थर्मो जो है वो टेम्परेचर से, एसिड आपको अच्छी तरीके से पता है एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर, और फिल्स का मतलब लविंग, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में और हाई टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। और सामान्यतः ऐसे जीव आपको कहां मिलेंगे? ऐसे जीवाणु आपको गर्म जल के जल स्त्रोतों में या गर्म जल के झरनों में। और ये जो झरने हैं ये कैसे होते हैं? सल्फर युक्त होते हैं। क्योंकि ये कौन से बैक्टीरिया है? ये आपके सल्फर बैक्टीरिया आप इनको कह सकते हैं, जो H2S का क्या करते हैं? यूज करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के लिए या फिर भोजन के निर्माण के लिए। और ये जो सल्फर युक्त झरने हैं वो कहां पाए जाते हैं? तो ध्यान में रखें, हिमालय के अंदर आपको जो झरने मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? सल्फर युक्त झरने देखने को मिलेंगे। टेम्परेचर की बात करें तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो आर्कियोबैक्टीरिया आपके लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान को सहन करने की क्षमता रखते हैं। यानी इस उच्च ताप वाले एनवायरनमेंट में भी वो आसानी से सरवाइव कर जाते हैं। और अगर पीएच की बात करें तो पीएच जो है वो कितनी? 2, यानी हाईली एसिडिक मीडियम में भी वे आसानी से क्या कर जाएंगे? सरवाइव कर जाएंगे। तो इस प्रकार के बैक्टीरिया, यहां पर दोनों चीजें आ गई, देखो टेम्परेचर और पीएच दोनों आ गई, इसीलिए हम उनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। एक एग्जांपल आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, थर्मस एक्वाटिकस। पहले भी बता चुका हूं आपको, थर्मस एक्वाटिकस गर्म जल के जल स्त्रोतों में पाया जाता है। और इससे हम एक एंजाइम आइसोलेट करते हैं, टेक पॉलीमरेज। और इस टेक पॉलीमरेज का उपयोग हम किसमें? पीसीआर के अंदर डीएनए को रेप्लिकेट करवाने के लिए करते हैं, पीसीआर। ठीक है, तो ये थी बात किसकी? थर्मो एसिडोफिल्स की। बैरोफिलिक प्रोकैरियोट को एक लाइन से आपको ध्यान में रखना है। बैरो वर्ड रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को, है ना? तो प्रेशर को मेजर भी किसके थ्रू करते हैं? किसके थ्रू में मेजर करते हैं? बैरोमीटर के थ्रू। बैरोमीटर के द्वारा दाब को मापा जाता है। फिलिक का मतलब आपको पता है लविंग, यानी जो उच्च दाब वाली परिस्थितियों में भी सरवाइव करते हैं, यानी गहरे समुद्री अवसाद में पनपते हैं, वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं, गुणन करते हैं, अधिकांश तो पाए जाते हैं। ऐसे जीवाणुओं को बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो ये तो आपके डायरेक्टली सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन बाकी 3 चीजें हैं, तो इनको आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। ये थी बात आज आपकी
आर्की बैक्टीरिया के बारे में। तो आर्की बैक्टीरिया आपका वैसे तो एनसीईआरटी में 4 लाइन का दिया है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा डिटेल से स्टडी किया है। ठीक है।